गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको टाइटल दिख रहा है, येस्टरडे सीए इंटरमीडिएट ऑडिट का एग्जाम था दिसंबर 2021 का। तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है, आई हैव रिसीव्ड 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, सो दैट आई विल डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। ये मैंने बना रखा है, ये देखो, ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और इसके बगल में मैंने अपने बुक का सारा पेज नंबर, रेफरेंस वगैरह सब दिया है। पेपर के एनालिसिस तो मैं करूंगा, आई विल डिस्कस द सॉल्यूशंस विथ यू। मैं सारा सॉल्यूशन अभी बता दूंगा एक बार, और दो तीन बातें पहले से बता देता हूँ जो कंक्लूजन में होती हूँ, पहले से सुन लो, ठीक है। नंबर 1, सर द एंटायर पेपर वॉज विद इन सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस पेपर नहीं आया था, ठीक है। सेकेंड, वॉज पेपर टफ, टफ नहीं बोलेंगे, पेपर पूरा स्प्रेड करके था, इट वॉज अ गुड पेपर। लल्लू पेपर नहीं था वो सच है, पर टफ भी नहीं बोल सकते। टफ तब होता है जब आउट ऑफ सिलेबस दे दे या अति हार्ड दे दे, ऐसा नहीं है। द टॉपिक्स पर डायरेक्टली पिक्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, डायरेक्टली मतलब जो मैंने क्लास में तुम लोग को पढ़ाया, मैं अपने बुक का पूरा पेज नंबर दे रखा हूँ हर जगह, कि खाली ऐसा नहीं कि बस बोल दिया मुंह से कि है, बुक का पेज नंबर दिया है मैंने हर जगह, ठीक है। ये देखो, हर जगह आप जाओगे मैंने पेज नंबर, रेफरेंस वगैरह दिया, आई विल डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। और ये पढ़ाया हुआ है, क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है पूरा, ठीक है, और पूरा स्प्रेड करके आता है। तो पेपर अच्छा था बहुत। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे तरह से उसको डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, रिवाइज नहीं किया होगा। मैं हज़ारों बार क्लास के अंदर भी बोलता हूँ, अलग से ही बोलता हूँ कि देखिए, जो बेस्ट रिवीजन होता है वो आपकी कॉपी और बुक से होता है, बिकॉज वो 100% होता है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रिविजन के वक्त ना, जितना ज़्यादा कंटेंट पर मिनट आप अपने बुक और कॉपी से पढ़ के डालोगे, वो मेरे बोलने से भी नहीं होगा, अगर मैं बोल भी दूंगा तो भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो इंटेंस पूरा बुक कॉपी पढ़ाया हुआ है, बनाया हुआ है, और रीडिंग में तुम एक एक मिनट में काफ़ी डेटा अपने अंदर एब्जॉर्ब करोगे, जो किसी के बोलने या सुनने से नहीं होगा। बोलने या सुनने में उतना कंटेंट अगर बोलने जाऊंगा तो बोल ही नहीं पाऊंगा एक मिनट के अंदर, जितना तुम रीड करके निकाल सकते हो। तो ऑलवेज आई हैव टोल्ड यू, बेस्ट रिविजन इज फ्रॉम बुक एंड कॉपी, बिकॉज दैट इज 100% रिविजन। नोबडी इंक्लूडिंग मी, कोई भी इंसान किसी भी रिवीजन के अंदर 10% से अधिक नहीं बोल पाएगा। और उसमें भी दिक्कत क्या होती है, वो जो 10% होगा वो भी ऑब्सोलीट टॉपिक होगा। अब ये पेपर हार्ड नहीं है, ये नए ज़माने का पेपर है, और ये आज की बात नहीं है, 3 साल से ये बोले जा रहा हूँ कि पेपर ऑडिट का पूरा लेवल हाईफाई हो गया है, चेंज हो गया है, बुक बदल गई है इंस्टीट्यूट की पूरी, पहले वाला ऑडिट का ढर्रा नहीं चलेगा। तो अब जो लोग भी इसको पहले, मतलब जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो 3 साल पहले के ऑडिट का पेपर आज से कंपेयर करेंगे, तो उन्हें शॉक लगेगा, स्पेशली जो ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हुए हैं। तो ये पूरा ऑडिट का पेपर ही एकदम नए पैटर्न के हिसाब से पूरा स्प्रेड करके बना है। अभी जो भी मैं बात तुमको कह रहा हूँ, कुछ जनों को ये चुभ रहा होगा कि सर ऐसा बोल रहे हैं, चुभने की कोई बात नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में ही बात कर रहा हूँ, तुम्हारे नेगेटिव में नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ हार्ड नहीं है, इट वाज स्प्रेड आउट, और अगर आप पूरा ढंग से रिवाइज कर गए हो, पूरा फंसेगा, ठीक है। आई विल डिस्कस द आंसर्स विथ यू। MCQs वगैरह का मेरे पास है नहीं, जो स्टूडेंट ने मेरे को भेजा विद डाउट मैंने रिप्लाई भी कर दिया है, ठीक है। इधर आप देख लो ज़रा। नंबर 1 ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, इसमें 8 क्वेश्चन है, आपको 7 अटेम्प्ट करने, 2-2 नंबर के। पहला वाला, इंटरनल कंट्रोल कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। एकदम 100% की सच बात है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग 2 रीज़न ले सकते हैं, या तो हम लोग कंट्रोल रिस्क के ऊपर बात कर सकते हैं, तुम्हें पता होगा इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। तो कंट्रोल रिस्क का इस्तेमाल कर सकते हो कि कंट्रोल्स भी फेल कर जाता है टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट MMS। या फिर तुम इसमें और एक रीजनिंग ले सकते हो, एक टॉपिक है अपने सिलेबस में ही, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, नॉट ऑडिट। एक है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट और एक है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। तो उसका भी इस्तेमाल करके तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सो इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड, मैंने सेकेंड का मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। एक स्टैंडर्ड अपने सिलेबस में ऐसे 320 मटेरियलिटी के ऊपर, उसके अंदर मैंने फॉर्मूला भी सिखाया था, दैट मटेरियलिटी इक्वल टू सम परसेंटेज ऑफ अ चोजन बेंचमार्क। पूरा मैथ्स करके क्लास में मैंने दिखाया था बेंचमार्क के ऊपर, कि बेंचमार्क क्या रहना चाहिए। इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है ऐसे 320 के अंदर, कि 5 फैक्टर्स होते हैं फॉर कंसिडरिंग अ बेंचमार्क, ठीक है। बुक के अंदर डाला हुआ है 5 फैक्टर्स आर देयर फॉर कंसिडरिंग अ बेंचमार्क, कि बेंचमार्क क्या होना चाहिए। बेंचमार्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर का कोई आइटम होना चाहिए, जैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल असेट, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल रेवेन्यू, इस तरह से। वोलेटाइल नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, एंड ऑल दैट, ठीक है। ये उसी से उठाया हुआ है, पढ़ो जरा। व्हेन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये इनकरेक्ट है क्योंकि उल्टा लिखा है इन्होंने। व्हेन प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल तो अच्छी बात है, वोलेटाइल मतलब होता है ऊपर नीचे करता रहता है। हम लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हर साल चेंज होते रहता है ड्रास्टिकली। नॉन वोलेटाइल मतलब स्टेबल रहता है।
तो बेंचमार्क शुड बी स्टेबल। तो अगर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन स्टेबल है तब तो अच्छी बात है, तब तो वही बेंचमार्क होना चाहिए। पर इन्होंने लिखा नहीं, अदर बेंचमार्क विल बी अप्रोप्रिएट। रॉन्ग, तब तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही सबसे अप्रोप्रिएट है, ठीक है, बिकॉज वो स्टेबल है। स्टेबिलिटी एंड वोलेटिलिटी फैक्टर होता है, वोलेटाइल बेंचमार्क नहीं लेते अपने, स्टेबल लेते हैं। तो नॉन वोलेटाइल तो अच्छी बात है, उसी को बेंचमार्क लेोगे तुम, ठीक है। ऐसे 320 से इनकरेक्ट। बेंचमार्क का टॉपिक है अपने किताब में, पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उस पे एक एमसीक्यू भी था जहां 4 ऑप्शन थे, बोले कौन सा वाला बेंचमार्क नहीं होता, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, वो लिखा हुआ भी किताब में, ठीक है मेरे, मैं दिखा दूंगा आगे पेज नंबर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेंचमार्क में नहीं होता, बिफोर टैक्स होता है। थर्ड क्वेश्चन, इन्वेंट्री, क्लाइंट का जो इन्वेंट्री है वो किसी थर्ड पार्टी के पास है, ठीक है, और वो मटीरियल है, काफी बड़े अमाउंट का है, थर्ड पार्टी के पास है। तो हम लोग बोलता है कि वी विल ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस कंडीशन बाय ऑब्टेनिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन। नो, इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्टी के पास पड़ा हुआ इन्वेंट्री के लिए 3 प्रोसीजर होता है। आप थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन मंगाओ, या क्लाइंट का डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स चेक करो, या फिर अगर पॉसिबल है तो जाके चेक करो, ठीक है। 3 है। तो खाली मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन लिख के दे देगा कि थर्ड पार्टी के पास इतने वैल्यू का इन्वेंट्री है, दैट इज नॉट करेक्ट, तो ये इनकरेक्ट है ये, ठीक है। नंबर डी, वाइल ऑडिटिंग, ये डी के अंदर इन्होंने एक प्रोसीजर समझाया और बोला इस प्रोसीजर का नाम ये होता है ना, गलत। इन्होंने बोला कि हम लोग जाके क्लाइंट का इन्वेंट्री काउंटिंग प्रोसेस को देख रहे थे, तो इस प्रोसेस को इंस्पेक्शन कहते हैं ना, नहीं सर इसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, इसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। नंबर ई, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अच्छा होता है, साइंटिफिक होता है, बायस नहीं होता, ये बात सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग फालतू होता है। Non-statistical sampling is also sometimes very important because it involves auditor's judgment. क्लास के दौरान ये बताया भी हूँ, लिखाया भी हूँ कि बेस्ट होता है अ मिक्सचर ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, जहाँ पे आप स्टैटिस्टिकली भी सैंपल्स दे रहे हो, प्लस नॉन स्टैटिस्टिकल में आप ऑडिटर अपना जजमेंट लगा के भी कुछ बढ़िया बढ़िया सैंपल चुन रहा है, जो स्टैटिस्टिक्स में नहीं निकल के आएगा वो ऑडिटर अपना जजमेंट लगा के डाल रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस स्टैटिस्टिकल ही सही होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। बेस्ट सैम्पलिंग होता है इट्स अ मिक्सचर ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल, ठीक है, लिखा है मैंने। ऑडिटर्स जजमेंट ऑल्सो मैटर्स। नंबर एफ, सेक्शन नंबर 139 का 5, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर। ये तो सबको आसान लगा होगा, एग्जाम में तुम लोगों को कंपनी ऑडिट चैप्टर का था। इन अ गवर्नमेंट कंपनी द ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय CAG विद इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 2 मिस्टेक से, एक तो बोला BOD अपॉइंट करेगा, दूसरा बोला 60 दिन में करेगा, गलत। कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 180 दिन में होता है और CAG करता है। नंबर डी, ये बाप ऑफ दीपिका से है, ये भी तुमको याद होगा, 143 का 3, उसमें 10 मैटर होते हैं ना, बाप ऑफ दीपिका, उसमें लास्ट वाला जो मैटर होता है उसके अंदर 3-4 मैटर होते हैं। PPF, पेंडिंग लिटिगेशन का इंपैक्ट बताओ, प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल मटेरियल लॉस बताओ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में कितना ट्रांसफर होगा वो बताओ, डीमोनेटाइजेशन का पॉइंट था जो अब हट चुका है, ठीक है। तो पेंडिंग लिटिगेशन वाला पॉइंट वहीं से उठा के लिखा है, तो इट्स अ करेक्ट थिंग, एकदम सही है। इसके ऊपर एक इन्होंने डिटेल क्वेश्चन भी पूछ लिया कि बाप ऑफ दीपिका में जो लास्ट 10th पॉइंट होता है 143 का 3 का J, उसमें क्या क्या मैटर्स होते हैं, तो उसमें अपने को वही बताना है PPF, वो आएगा आगे। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, ये 143 का 12 है, ये भी कंपनी ऑडिट से सबको इजी लगा होगा। जैसे ही ऑडिटर को फ्रॉड के बारे में पता चलता है वो 2 दिन के अंदर बता देता है ऑडिट कमेटी को, और अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। इन्होंने 3 दिन लिखा है, तो दैट्स इनकरेक्ट, आंसर विल बी 2 days। आई होप दिस वाज इजी फॉर यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2A, 2A डायरेक्ट स्टैंडर्ड से एकदम इजी क्वेश्चन है, ये मेरे बुक के अंदर पेज 1.2 पे डाला हुआ है। अब आप देखोगे सब जगह ऑलमोस्ट पेज नंबर मैंने डाल के रखे हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में। व्हाट आर द प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट, ये 200 में भी दिया हुआ है, 210 में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में ऐसे 210 का नाम लिया है इन्होंने, पर ये 200 में भी है, 210 में भी। इट्स अ कॉमन टॉपिक, प्री कंडीशन फॉर ऑडिट, कि मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड FS एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंटरनल कंट्रोल लगाया है, हमारे साथ कोऑपरेट करेगा, हमको एक्सेस देगा। दीज आर द प्री कंडीशंस, ऊपर लिख के दिया हूं मैं। नंबर बी, सेकंड क्वेश्चन, ऑडिट पे टीम जा रही थी, तो जो पार्टनर है उसने एक पिछले साल का बना हुआ ऑडिट प्रोग्राम पकड़ा दिया असिस्टेंट लोग को। असिस्टेंट लोग गए, ना इधर देखा ना उधर देखा, प्रोग्राम में जैसा ऐसा बोला बस वैसा वैसा कर दिया। ये क्या ये ओपन माइंड अप्रोच है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। आंसर कहाँ दिया है? पेज 2.11 ऑफ द मैट, माई मैट, आई एम नॉट सेइंग ICA मैट, आई एम सेइंग माई मैट, ठीक है। तो ये क्या होता है ओपन माइंड का चक्कर? देखिए, आपको आपके बॉस ने प्रोग्राम बनाया है, लेकिन जब आप क्लाइंट में जाओगे तो यू हैव टू बी कीप एन ओपन माइंड। अगर आप देख रहे हो कि कुछ नई चीजें हुई हैं जो प्रोग्राम में कवर नहीं है, देन इंक्लूड दैट इन द प्रोग्राम।
और आप देख रहे हो कि प्रोग्राम में कुछ चीजें जो अब एग्जिस्ट नहीं करती है, अब रेलेवेंट नहीं है, तो रिमूव इट फ्रॉम द प्रोग्राम. सो द प्रोग्राम हैज टू बी कस्टमाइज्ड, इट्स नॉट अ रिजिड प्रोग्राम. सो ये ओपन माइंड बिल्कुल नहीं था. 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है. ये बुक का डायरेक्टली डाला हुआ है, 2 बड़े बड़े पैराग्राफ हैं इस पे. ऊप्स, इस पे पढ़ाया था. फिर ऑडिट सैम्पलिंग, ये चैप्टर नंबर 7 का है, पेज 7.6 से है. पूरा टेबल बना बना के अच्छी तरह से दिखाया था तुम लोगों को कि दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सैंपल साइज इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल. ये टेस्ट ऑफ डिटेल को लेके बॉस, ठीक है. तो डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस, अगर ऑडिटर को ज्यादा अश्योरेंस चाहिए तो सैंपल साइज बढ़ेगा, इंक्रीज तो इंक्रीज. स्ट्रैटिफिकेशन, अगर ऑडिटर ने पॉपुलेशन को स्ट्रैटिफाई करके सैंपलिंग किया है तो स्ट्रैटिफिकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी सब डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर पॉपुलेशंस ऑफ होमोजेनस यूनिट्स. तो स्ट्रैटिफिकेशन कर देने से फिर क्या होता है ना, आपको हर स्ट्रैटा से कुछ कुछ सैंपल लेना पड़ता है, ओवरऑल सैंपल साइज कम हो जाता है. तो स्ट्रैटिफिकेशन रिड्यूसेस द सैंपल साइज, ठीक है. अगर आप स्ट्रैटिफिकेशन बढ़ाओगे तो सैंपल साइज कम होएगा. फिर ये बिजनेस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, डायरेक्ट बुक का टॉपिक, पेज 6.5. इसको याद करने के लिए लिखाया भी था कायरा, कि बोलता है व्हेन अ बिजनेस ऑपरेट्स इन अ मोर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वी आर लाइकली टू सी सेवरल बिजनेस फंक्शंस एंड एक्टिविटीज हैपनिंग विद इन द सिस्टम, ठीक है. तो व्हाट आर दोज सेवरल बिजनेस फंक्शंस जो आपको सिस्टम के अंदर दिख रहे हैं, उसका एग्जांपल दीजिए. ये रहे वो 5 एग्जांपल, डायरेक्टली ये बुक का टॉपिक एकदम, ठीक है. कि कंप्यूटेशंस ऑटोमेटिक हो जाता है, अकाउंटिंग एंट्री का ऑटोमेटिक पोस्टिंग हो जाता है, बिजनेस पॉलिसीज अपने आप इंप्लीमेंट होते हैं, आईटी कंट्रोल्स अपने आप इंप्लीमेंट होते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं फॉर सुपरविजन एटसेट्रा, एंड यूजर का एक्सेस कंट्रोल होता है ना पासवर्ड वगैरह के थ्रू. तो वो उसको याद करने के लिए था कायरा. क्वेश्चन नंबर 3A, ये 580 प्लस 210 का मिक्सचर था, ठीक है. बोलता है कि हम लोग जब ऑडिट पे जाते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट टू, डोंट वरी, इजी था. हम लोग जब ऑडिट पे जाते हैं तब क्लाइंट के साथ शुरू में एक लेटर ऑफ एंगेजमेंट साइन होता है ऐसे 210 में, ठीक है. जिसमें हम क्लाइंट को बताते हैं कि देखो आप लोग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो करना, इंटरनल कंट्रोल लगाना, हमें एक्सेस देना, ऑल दैट लिखते हैं, ठीक है. जब ऑडिट अपना कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, तब हम लोग क्लाइंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन लेते हैं ऐसे 580 में और लिखवा के लेते हैं. तो बोलता है कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग को क्लाइंट से फिर से लिखवाना पड़ता है रिटन लेटर ऑफ एंगेजमेंट में तो लिखवाए हैं जब ऑडिट स्टार्ट हुआ था, जब ऑडिट एंड हो रहा है तो रिटन रिप्रेजेंटेशन में फिर से लिखवाना पड़ता है कि आप लोगों ने अपना जिम्मेदारी निभाया है, ठीक है. रिकन्फर्म देयर एक्नॉलेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनसे फिर से लिखवाओ. ऐसा आप कब करते हो, जब मैनेजमेंट चेंज हुई हो, या जब आप लोगों ने बीच में लेटर ऑफ एंगेजमेंट कभी चेंज कर लिया गया हो तब, या फिर मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं रहा है, या फिर सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हो. ये पूरा चेंज वाला तुमको याद होगा 210 के अंदर पढ़ाया भी था, ठीक है. तब वापस से उनसे 580 में लिखवा के लेते हैं अपने. नेक्स्ट, ये चैप्टर 9 का है. चैप्टर 9 में जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टैंजिबल असेट वाली टॉपिक होती है ना, उसी से उठाया हुआ है. इसमें पहले तो इन्होंने 3 ज्ञान दिया, 1 2 3, और फिर हमसे पूछा डायरेक्ट ये वाली चीज कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस वाला जो असर्शन है उसको चेक करने के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है. स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए इन्होंने हिंट भी दे रखा है कुछ, देखो, ठीक है. तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन चेक करने के लिए जो ऑडिट प्रोसीजर होते हैं वो चैप्टर के अंदर भी है, पेज 9.21 पे, और मैंने चैप्टर 9 के लिए समरी चार्ट भी बुक के अंदर ही अपेंडिक्स में तुम लोगों को दिया था, वो पढ़ाया भी था, उसमें पेज नंबर S.3 पे. तो दोनों जगह ये है, ठीक है. अब देखो, आप ऑनेस्टली सोचो कि जो भी है बुक से आ रहा है, पेपर स्प्रेड करके आ रहा है, नए ज़माने का पेपर है, नए तरीके से पूरा है, ठीक है, सब पढ़ाए हुए में से है, हार्ड नहीं है. तुम देखोगे इट इज़ अ मिक्सचर. एज अ स्टूडेंट तुमको कुछ हार्ड लगेगा, कुछ ईजी लगेगा, पर ओवरऑल यू कैन नॉट लेबल द पेपर एज हार्ड कि सर एकदम हार्ड आया. लेबलिंग गलत हो जाती है, ठीक है. आप गौर से देखो, आपको लगे हाँ ये कर पा रहा हूँ, ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, बुक में था पर हार्ड लग रहा है, पर ये कर पा रहा हूँ. तो ऐसा नहीं कि एकदम ही मतलब आउट गया कुछ, ऐसा नहीं है, ठीक है. फिर ये तो इजी टॉपिक है, पहले भी इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं कि चैप्टर 9 में जब हम लोग एक्सपेंसेस की ऑडिट करते हैं, देन वाउचिंग के वक्त वी चेक सर्टेन टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स. तो वो एट्रीब्यूट्स को याद करने के लिए एक मेमोरी एड भी बनाया था, CCD इन कैब, पेज 9.40 पर, ठीक है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को कैसे डिस्क्लोज किया जाता है, तो ये कैश एंड कैश, ये भी चैप्टर 9 का है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर वाला असर्शन है वो हमें लिखना है, उसमें शेड्यूल 3 अलग से डाला हुआ है, इंडियाज कंप्लायंट शेड्यूल 3, ये भाषा याद है ना.
तो ये बुक में चैप्टर पेज 9.14 पे भी है, समरी चार्ट के अंदर भी है S.3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये ऐसे 250 का क्वेश्चन है, मेरे बुक में वॉल्यूम 1 में पेज नंबर ऐसे .8 के टॉप में ये दिया हुआ है। ऐसे 250 क्या होता है? कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, कि कंपनी जो है वो सारा लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लाई कर रही है, इसके लिए मैनेजमेंट को क्या क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाने चाहिए। एज एन ऑडिटर आप उसमें क्या उनको गाइड कर सकते हो। तो ये ऐसे पूरा बुक, मतलब एकदम बुक का उठाया हुआ टॉपिक है कि भाई ये पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए। आप लोग एक रजिस्टर ऑफ लॉ लीगल कंप्लायंस से बना लीजिए, लॉयर का हेल्प ले लीजिए, इंटरनल लीगल टीम बना लीजिए, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दीजिए। तो इसमें 6-7 पॉइंट्स थे ऐसे, ठीक है। ये रहा, ये कारो 2016 क्वेश्चन है। मैंने कारो 16 भी और कारो 20 भी पूरा फुल क्लासेस अलॉन्ग विद नोट्स यूट्यूब में डाल रखा, बता भी दिया था। एकदम सिंपल क्वेश्चन आया, इससे कुछ हार्ड नहीं। पहला वाला था मनी रेज्ड बाय पब्लिक इशू, तो इसके ऊपर है क्लॉज नंबर 3 का 9। ये मेरे कारो 16 के वीडियो में जो नोट्स हैं उसके पेज नंबर 2.24 पे डाला हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पब्लिक इशू से जो भी पैसा आया, has it been utilized for the same purpose for which it was raised? if not, delay default rectification बताइए। वैसे प्राइवेट प्लेसमेंट को लेके क्लॉज नंबर 3 का 14 होता है, उसमें बताइए कि सेक्शन 42 फॉलो हुआ है कि नहीं, एंड क्या आप लोगों ने प्राइवेट प्लेसमेंट से जो पैसा रेज किया वो भी उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जिसके लिए रेज किया था, अगर नहीं तो नेचर एंड अमाउंट बताइए, ठीक है। नेक्स्ट, इधर ये डायरेक्टली बुक का उठाया हुआ टॉपिक, पेज 4.25, ठीक है। इस बार मैं आपको एकदम गारंटी बोलता हूँ, एकदम ये जो नया बैचेस हुआ लॉ ऑडिट का, इसमें मैंने पूरा मेरी माई वाइफ वॉज प्रेग्नेंट, शी वॉज लाइक 7-8 मंथ्स प्रेग्नेंट, मार्च में डिलीवरी हुई थी, बट दैट टाइम अराउंड मैं पूरा बुक पे मेहनत कर रहा था, लॉ में, ऑडिट में, पूरी बुक बदली थी मैंने। बुक में एकदम एक्सेसिव मटेरियल डाला था, पूरा बुक चेंज किया था और पूरा डिटेल में एक एक चीज क्लास में लेके पढ़ाया हुआ था, एक एक चीज, ठीक है। बहुत एफर्ट डाला था इस चीज में कि भाई कहीं से कुछ छूटे नहीं। लॉ के पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे जो मतलब एकदम नए बुक से जो मैंने पूरा पढ़ाया क्लास में उससे फंसा है, जो पहले कभी नहीं हुआ करता था, वो सारा का सारा फंस के आया है, ठीक है। इधर ये पेज 4.25 से एकदम डायरेक्टली ये टॉपिक डाला हुआ है कि क्या होता है कि इधर नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन जो होते हैं, जो इरेगुलर ट्रांजैक्शन होते हैं, सेल परचेज रूटीन ट्रांजैक्शन है, लेकिन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ये कभी कभी होता है सर, ये नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है। तो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन में रॉमम हमेशा ज्यादा होता है, इसके ऊपर पूरी टॉपिक है 4.25 पे, ठीक है। एंड वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड दैट इज ग्रेटर इंटरवेंशन बाय द मैनेजमेंट इन स्पेसिफाइंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सो अगर ऑडिटर ने ये बात बोला है कि उसे लगता है कि मैनेजमेंट ज्यादा इंटरफेयर करे इसीलिए गड़बड़ हुआ है, तो सही बोल रहा है, इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। ये पॉइंट नंबर 1 है वहां पे लिखा हुआ, ठीक है। तो हमें बताया और भी बातें होती है इसके अंदर, बताइए। तो इसमें 4-5 बातें वो बतानी है कि नॉन रूटीन में हाई रॉमम क्यों होता है, पेज 4.25 से। इधर पेज नंबर लिख के दिया हूं कि तुम उठा के देख सकते हो, ये नहीं कि बस हवे में आके बोल दिया, ठीक है। Whether it is possible to independently verify the correctness of some items, चैप्टर 9 का है, some items of expenses। चैप्टर 9 में एक्सपेंसेस का जो पोर्शन है वो एकदम लास्ट में आता है, उसमें 6 एक्सपेंसेस है जिनको चेक करने का इंडिपेंडेंट प्रोसीजर्स दिखा हुआ है। तो उसी में से हमसे ये लोग कुछ एग्जाम्पल्स चाहते हैं, 3 नंबर का है तो 3 एग्जाम्पल दे देना, हो जाएगा। ये रहा, ये चैप्टर 9 पेज 9.41 पे भी है और समरी चार्ट के पेज 10.71 पे भी डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, ये उनको हार्ड लगा हुआ जो बिना पढ़े जाते हैं, ये पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर, ठीक है। होता क्या है, इधर उधर से बहुत सारी बातें लोग बोल देते हैं, दीदी भैया सीनियर लोग सब बोल देते हैं, बता देते हैं और स्टूडेंट बहक जाता है, उसे अपना ही धुन में मतलब काम करना है। अगर मैं तुमको पढ़ाया हूँ, मैंने कुछ बताया तो मैं अनुभव से बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं फालतू का तो ये मुझे मज़ा तो आएगा नहीं कि मैं ज़्यादा हार्ड पढ़ाऊँ। सब कुछ पढ़ाया, सब कुछ बताया, बोला भी कि ये क्लास में इंपॉर्टेंट है। फिर भी ऐसे 700 के अंदर ही पहला टॉपिक है फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस वन, ठीक है, कि ऑडिट खत्म हो गया, फॉर्मिंग एन ओपिनियन करना है, ठीक है। तो उसमें जब आप ओपिनियन फॉर्म करते हो, इवैल्यूएशन करते हो कि सारा अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ है, सारे डिस्क्लोजर्स दिए हैं कि नहीं दिए, अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट सिलेक्शन किया है कि नहीं, ये पूरा कराया हुआ है। पेज 11A.2 बुक का, मेरे बुक का पेज 11A.2 में ऑडिट, ये ऐसे 700 ऑडिट बोर्ड चैप्टर पहला टॉपिक है, 6 पॉइंट्स है इसके अंदर, 6 पॉइंट्स जो हमें लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। व्हाट फैक्टर्स शुड यू कंसिडर, द 6 पॉइंट्स आर देयर, ठीक है।
फिर नेक्स्ट, ये सबको इजी लगा होगा बेसिकली, ये ऑडिटर की रेजिग्नेशन पे है, कंपनी ऑडिट चैप्टर का है तो इजी है, 10.7 पे है। हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, सेक्शन नंबर 140 का सबसेक्शन 2 और 3, सबसेक्शन नंबर याद नहीं तो कोई बात नहीं, रेजिग्नेशन का ज्ञान आपको लिखना पड़ेगा कि रिजाइन करने के बाद 30 डेज के अंदर 83 जमा करना पड़ता है, नहीं जमा करने पर पेनल्टी है, वही इन्होंने पूछ लिया आपसे, ठीक है, और पहले भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट इधर द ऑडिटर, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें सिंपल इन्होंने बोला कि ये पेज 3.19 पे चैप्टर नंबर 3 में ऑडिट प्रोसीजर होते हैं ना 7 तरह के, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, यू रिमेंबर ऑल दैट। तो उसमें इंस्पेक्शन वाला पूरा एकदम बड़ा सा इतना बड़ा टॉपिक है जो पूरा लाइन बाय लाइन बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़ाए थे, पेज 3.19 पे वही पूछा है घुमा के। वो बोला कि द ऑडिटर यूज्ड एन ऑडिट प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू विच ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स मस्ट बी चेक्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स को चेक करना, ये कौन सा प्रोसीजर कहलाता है? इंस्पेक्शन, इट इज इंस्पेक्शन। तो उसको आप एक्सप्लेन कीजिए, तो ऊपर इंस्पेक्शन टॉपिक एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तुम इसमें रिलायबिलिटी वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, इसमें रिलायबिलिटी उन्होंने बोला ना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज मोर रिलायबल देन द फोटोकॉपीड डॉक्यूमेंट, याद आ रहा है तुमको, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज बेटर देन ओरल एविडेंस और अदर एविडेंस। फिर ये 143 का 3 का जे, वो बाप ऑफ दीपिका के अंदर 10 मैटर, जो 10वां मैटर उसमें पीपीएफ था ना कि पेंडिंग लिटिगेशन बताओ, प्रोविजन फॉर फोर्सिबल लॉस, फंड में कितना ट्रांसफर हुआ वो बताओ, और एक डीमोनेटाइजेशन का था जो हट गया तो वो बताना है। 3 नंबर का है पीपीएफ, 3 पॉइंट हमें बताने हैं, इजी था ये। 6A ये वाला कंपनी ऑडिट चैप्टर से था, ठीक है। सेक्शन नंबर 143 का 12, वेन एवर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज अ रीजन टू बिलीव कि उसको फ्रॉड मिला है कंपनी के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करोड़ का, 2 दिन के अंदर डायरेक्टर वगैरह को बताएगा, फिर जाके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा एंड ऑल दैट। ये जिम्मेदारी कॉस्ट ऑडिटर पे भी होती है, कंपनी सेक्रेटरी पे भी होती है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, जो कॉस्ट ऑडिटर मिस्टर पी, उसने ढूंढा फ्रॉड और उसने जाके तुरंत बता दिया ऑडिट कमेटी वगैरह को, जो कि सही है, कोई गलत काम नहीं किया, ही वाज राइट, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर को पता चला कि हाँ भाई ऐसा फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? तो वही जिम्मेदारी है सेम कि जैसे उसको पता चलेगा कि उसने खुद डिस्कवर नहीं भी किया, दूसरे ने किया, तो भी जैसे उसको पता चलेगा ही हैज रीजन टू बिलीव, वो चेक करेगा हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर इफ ही हैज अ रीजन टू बिलीव वो 2 दिन के अंदर फिर से कम्युनिकेट कर देगा, सेम प्रोसीजर सब कुछ। और क्योंकि 1.25 करोड़ का है तो ADT 4 जमा करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये चैप्टर 13 से तो एकदम, चैप्टर 12 और 13 बैंक ऑडिट और ऑडिट ऑफ स्पेशल आइटम्स, उससे तो एकदम इजी बुक के क्वेश्चन आए हैं। लोकल बॉडी का ऑडिट, कि लोकल बॉडी का ऑडिट करते वक्त आप क्या क्या चेक करते हो बताइए, पेज 13.12 के टॉप पे डाला हुआ है, ठीक है। लोकल बॉडी मतलब म्युनिसिपैलिटी का ऑडिट में, ठीक है। ये तुम्हारा ड्राइंग पावर के ऊपर था, बुक का उठाया हुआ टॉपिक ड्राइंग पावर। ड्राइंग पावर बैंक की ड्यूटी होती है कि क्लाइंट का जो बोरोवर्स हैं जब स्टॉक स्टेटमेंट जमा करते हैं तो उसके बेस में ड्राइंग पावर फ्रेश कैलकुलेट होता है, ठीक है। अगर द अमाउंट विच इज ड्रॉन इन द CC अकाउंट इज मोर देन द ड्राइंग पावर ऑफ द सैंक्शन लिमिट, देन इट इज कॉल्ड आउट ऑफ ऑर्डर, एंड इफ इट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर फॉर 90 days इट बिकम्स NPA, ठीक है। वहां बैंक का ड्यूटी क्या है, ऑडिटर का कंसर्न होता है कि उसको कंप्यूट करना पड़ता है कि पीरियोडिकली बैंक ने ड्राइंग पावर निकाल के सब अकाउंट्स को चेक किया कि आउट ऑफ ऑर्डर है कि नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ DP, उसका एग्जाम्पल भी कराया हुआ है। स्टॉक ऑडिट भी, कि स्टॉक जाके भी चेक करना पड़ता है, पेज नंबर 12.12, 12.13। गवर्नमेंट ऑडिट में एक्सपेंडिचर ऑडिट होता है। एक्सपेंडिचर ऑडिट में बहुत सारे कैटेगरी थे, उसमें से एक होता है स्टोर्स एंड इन्वेंट्री, पेज 13.8, नीचे बड़ा सा टॉपिक है। एंड लास्ट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बोल के भी एक पूरा टॉपिक है, पेज 13.17 में, उसके अंदर सेकंड डिब्बा है सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन का ऑडिट कैसे होता है, वो खुद इतना बड़ा है, वो लिखना था हम लोगों को, ठीक है। तो ये सर हुआ पेपर डिस्कशन, ठीक है। 70 मार्क्स फुल आप देख रहे हो, कराए हुए में से था, तो बहुत एफर्ट मैंने डाला है, हर चीज़ मैंने डिस्कस की है, ठीक है। ये जो पेपर डिस्कशन होता है इसके 2-3 पर्पसेस होते हैं। नंबर 1 कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आए हैं वो बार बार पूछते रहते हैं कि इसका जवाब क्या, उसका जवाब क्या, इसका जवाब क्या, मेरे को अलग अलग करके पूछना चालू कर देते हैं, तो फिर मैं एक ही साथ उसको डिस्कशन करके लेके डाल दिया। एंड सिंस इस बार इंटर लॉ का किया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर इंटर ऑडिट का भी कर दो, तो इसीलिए डिस्कस कर दिया तुम लोग के साथ, ओके। सो जो जिनका भी एग्जाम बाद में है मई 22 या नवंबर 22, उनके लिए तो अलग से इसको पढ़ने की या वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बाद में सजेशन आंसर जब आएगा तब अलग से डिस्कशन होगा ही, ठीक है। मेन तो जिन्होंने भी एग्जाम दिया उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, इससे डिस्कस कर दिया, ओके।
MCQs के अंदर भी पूरे MCQ कराए हुए में से था, बुक से था, ठीक है। मेरे को कुछ स्टूडेंट्स ने सेलेक्टेड MCQs निकाल के बेचे इधर उधर से, जो उनको हार्ड लगे, वो सारा मैंने उनको रिप्लाई किया बुक के पेज नंबर के साथ। ओके, थैंक यू।